नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दुख और दर्द से भरे ऐसे समंदर में लेकर जाने वाला हूं जिसे सुनकर आप घबरा जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। 19 जनवरी 1981 अमेरिकी सेलर स्टीवन कालेहन मिनी ट्रांजिट नाम की एक समुद्री रेस में हिस्सा लिया। इस रेस में अटलांटिक महासागर को पार करके कैनरी नाम के आइलैंड तक पहुंचना होता है। इस रेस में इनका साथ देती है नेपोलियन सोलो नाम की बोट। स्टीवन एक सेलर के साथ साथ एक नेवल आर्किटेक्ट भी थे, जिसकी वजह से स्टीवन दूसरे पर भरोसा करने की बजाय इन्होंने खुद पर भरोसा किया और एक बेहतरीन सारी सुख सुविधा से लैस बोट का निर्माण किया, जिसका नाम इन्होंने रखा नेपोलियन सोलो। और ये बोट इन्होंने खुद के लिए बनाई थी इस रेस में शामिल होने के लिए। अब स्टीवन अपनी 65 मीटर लंबी नाव नेपोलियन सोलो को लेकर अटलांटिक महासागर के बीचों बीच प्रवेश कर जाते हैं। इनकी ये रेस 3 चरणों में पूरी होने वाली थी। इस रेस की शुरुआत अमेरिका के रोड आइलैंड से होती है और पहला चरण बारमूडा और इसके बाद दूसरा चरण इंग्लैंड था। इन दोनों चरणों को स्टीवन काफी आसानी तरीके से पार कर लेते हैं और इनकी नाव तेजी से अपने तीसरे चरण की तरफ बढ़ रही होती है। तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और इसी बीच इनकी नाव का संतुलन भी बिगड़ जाता है। हालांकि इन समस्याओं को किसी किसी तरीके से सुलझा लेते हैं स्टीवन। कुछ घंटों की रिपेयरिंग के बाद उनकी नाव नेपोलियन सोलो फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब स्टीवन को लगने लगा कि उनकी परेशानी यहीं पर समाप्त हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। अभी तो भयानक परेशानी अपना मुंह खोले इनके सामने खड़ी थी। जैसे ही इनकी नाव नेपोलियन सोलो आगे बढ़ ही रही थी, कैनरी आइलैंड को पार कर रही थी, तभी अचानक एक बड़ी व्हेल मछली पीछे से इनकी नाव नेपोलियन सोलो पर जोरदार टक्कर मारती है। दोस्तों, यहां पर व्हेल का टक्कर इतना जोरदार था कि स्टीवन की नेपोलियन सोलो एकदम से ध्वस्त हो जाती है। अब यह नेपोलियन सोलो जो बोट थी वो डूबने लगती है पानी के अंदर। अब ये स्टीवन नेपोलियन सोलो की केबिन में होकर नेपोलियन सोलो को ऑपरेट कर रहे थे। जब इनको अचानक झटका सा लगता है और केबिन पानी के अंदर डूबने लगता है, तो ये अपने केबिन के गेट को खोलकर बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके केबिन का गेट खुलता ही नहीं है। कुछ देर के बाद अचानक पता नहीं कैसे क्या हो गया कि इनके केबिन का गेट खुल जाता है और ये अपनी केबिन से बाहर आते हैं और तेजी से समुद्र की सतह पर आ जाते हैं। तभी इनके ध्यान में आता है कि कैसे हम इस समुद्र के ऊपर तैरेंगे। तो तभी फिर से एक बार पानी के अंदर अपनी बोट नेपोलियन सोलो पर जाते हैं और वहां से लाइव बोट को लेकर आते हैं। फिर इनको ध्यान आता है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे जीवित रहेंगे। तो फिर से एक बार गहरे पानी के अंदर जाते हैं और अपनी बोट से कुछ पीनट्स लेकर आते हैं, साथ साथ समुद्री वाटर को फिल्टर करने वाली मशीन को भी ऊपर लेकर आते हैं। कुछ जरूरत चीजों को भी बाहर करते हैं। अब यहीं पर स्टीवन के जीवन के सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। स्टीवन की किस्मत बद से बदतर हो जाती है। अभी स्टीवन मौत के मुंह से बाहर आए ही थे कि उन्हें अपने को जीवित रखने के लिए जरूरत की सामानों को उस गहरे पानी में अंधेरे में ढूंढ कर लाना था, जो कि असंभव था। लेकिन जीने के लिए स्टीवन ने ऐसा किया। सारी जरूरत की सामानों को नेपोलियन सोलो से समुद्र की सतह तक लेकर आए। अब उनकी नाव नेपोलियन सोलो तेजी से पानी की गहराई में चली जा रही थी। इतनी गहराई में चली गई कि अब फिर से वो स्टीवन वहां तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए अब पानी की गहराई में जाना उचित नहीं समझा। जितनी सामान ला चुके थे उतने में ही स्टीवन को संतोष करना पड़ा।
और खाने पीने की सामान तो मात्र 2 ही हफ्ते की थी, जबकि स्टीवन को यहां पर खुद पता नहीं था कि कितने दिनों तक यहां रहना है, कितने दिनों बाद यहां से निकल पाएंगे या निकल पाएंगे भी कि नहीं। लेकिन इसी बीच स्टीवन ने यह ठान लिया था कि जीवन के इस सबसे बड़े संघर्ष के साथ हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और यहां से जिंदा वापस जाएंगे। दोस्तों, अब वो जान चुके थे कि पता नहीं कितने दिन लगने वाले हैं, जिसकी वजह से लाइफ बोट में पड़े हुए खाने और पीने की सामान वो बस उतना ही यूज करते थे जितने में उनकी सांसें चलती रही और सलामत रहें। अब धीरे धीरे दिन बीतते चले जा रहे थे। अटलांटिक महासागर में अब उनके 25 दिन बीत चुके थे। अब दोस्तों, उनके खाने पीने की सामान समाप्त हो गई थी। वहीं दूसरी ओर विशालकाय दूर दूर तक फैले समुद्र और ऊपर नीले आसमान के अलावा तीसरा और कोई चीज दिखाई ही नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से स्टीवन का मानसिक संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा था। काफी परेशान हो चुके थे। अब वो अपना पेट भरने की कोशिश कर रहे थे, इसके अलावा सही रास्ता भी ढूंढ रहे थे। यदि वो नहीं करते ऐसा तो उनका मरना तय था। लेकिन उनकी बदकिस्मती की वजह से ये दोनों ही चीजें उनसे दूर होती जा रही थी और वो लगातार मौत के करीब पहुंचते जा रहे थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और ये ठान लिया था कि यहां से जिंदा ही वापस जाएंगे। अब इनका एकमात्र लक्ष्य था अपने आप को जिंदा रखना। अपने आप को जिंदा रखने के लिए इन्होंने अपना 2 लक्ष्य बनाया। एक, ये समुद्र की मछलियों का शिकार करते थे, उनको पकड़ते थे, और दूसरा, समुद्र के पानी को अपने फिल्टर वाली मशीन में फिल्टर करके पीते थे। मछलियों के कच्चे मांस को ही खाते थे। कभी कभी बरसात का पानी अपनी नाव में ही, लाइफ बोट में ही इकट्ठा करते थे और उसको भी पीते थे। अब स्टीवन समुद्र की कच्ची मछलियों को खाने लगे और सही रास्ते का पता लगाने लगे। सही रास्ता का पता लगाने के लिए स्टीवन ने ऐसी ऐसी तरकीब अपनाई जिसको देखकर भगवान भी पिघल गए। भगवान भी अब स्टीवन को जीवन दान देने का ठान लिया। स्टीवन ने पेंसिल की सहायता से एक सेक्टर नाम की ऐसी चीज बनाई जिसके द्वारा स्टीवन रात को उत्तरी तारों को देखकर अपनी सही लोकेशन और सही डायरेक्शन का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि स्टीवन को इसका कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे 50 दिन बीत चुके थे। विशालकाय समुद्र के बीच स्टीवन कभी समाप्त न होने वाली यात्रा पर निकल चुके थे। अभी भी स्टीवन का जिंदा रहना एक अनबिलीवेबल मैटर था, अविश्वसनीय बात थी। उनके जिंदा रहने से ऐसा लग रहा था कि अभी भी स्टीवन के अंदर जिंदा होने की एक उम्मीद की किरण जल रही थी। अब तो स्टीवन संघर्ष के आदी हो चुके थे। तभी उनको एक बार फिर से पता नहीं था कि इतना संघर्ष झेलने के बाद फिर से एक बड़ी समस्या आने वाली है। कुछ ही देर बाद एक बड़ी शार्क मछली उनके लाइफ बोट पर हमला कर देती है और उनके लाइफ बोट में छेद हो जाता है। लाइफ बोट से हवा का दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है। अब उन्हें लगता है कि अब वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। इस बदकिस्मती के दौर में कभी कभी किस्मत भी साथ दे देती है और ऐसा ही हुआ स्टीवन के साथ। जब स्टीवन समुद्र में डूबती हुई अपनी नाव नेपोलियन 16 से जरूरत की सामान गहरे पानी से लेकर आ रहे थे, उसी वक्त एक टेप भी
उन जरूरत की सामानों के साथ लाइफ बोट पर आ चुका था। अब ये स्टीवन लाइफ बोट की मरम्मत करना शुरू कर देते हैं और उसी टेप की सहायता से टेप को चिपकाकर फटी हुई लाइफ बोट को फिर से जीने लायक, तैरने लायक तैयार कर देते हैं। जब स्टीवन अपनी लाइफ बोट पर टेप चिपका रहे थे तभी उन्हें इस कारण का पता चल गया कि आखिर क्यों शार्क ने उनकी लाइफ बोट पर हमला किया। उन्होंने देखा कि उनके लाइफ बोट की निचली सतह पर कुछ वनस्पतियां लग गई हैं, क्योंकि समुद्र में उन्हें तैरते हुए 50 से ज्यादा दिन हो चुका था और उन वनस्पतियों की वजह से शार्क मछली उनकी लाइफ बोट के पास गई और जोरदार अटैक कर दिया। अब स्टीवन पानी के अंदर जाकर अपनी लाइफ बोट की निचली सतह पर लगी वनस्पतियों को अच्छे तरीके से साफ कर दिया ताकि फिर से कोई शार्क उनकी लाइफ बोट पर हमला न कर सके। हालांकि स्टीवन को बचाने के लिए इनके जीवन के आखिरी वक्त में हर बार इनकी किस्मत साथ दे रही थी, लेकिन इनकी किस्मत तब साथ नहीं दे रही थी जब इनके सामने से कोई जहाज गुजर रहा था। जब भी कोई जहाज इनके सामने से गुजरता था तो या तो जहाज वाले इनको देख ही नहीं पा रहे थे या तो इनको देख कर भी नजरअंदाज कर दे रहे थे। इनकी हालत पर ही इनको छोड़कर चले जा रहे थे। इन्हीं सबके बीच अब तक 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। स्टीवन के सामने से कुल 7 जहाज गुजर चुके थे, लेकिन किसी जहाज ने इनको बचाने की कोशिश नहीं किया। यहां तक कि इन्होंने अपनी बोट पर मौजूद फायर गन से फायर छोड़कर इशारा भी किया, लेकिन सभी जहाज इनको इनकी बोट पर ही मरने के लिए छोड़कर चले गए। अब जरा आप सोचिए, 70 दिनों से एक इंसान एक विशाल समुद्र के बीचों बीच खतरनाक मछलियों के हमले, समुद्री तूफानों, भूख और प्यास से लगातार लड़ रहा था और उसके सामने से 7 बार मदद गुजर जाए तो क्या अब भी वो किसी से भी मदद की आशा कर सकता है? तो नहीं। यदि कोई अब उसकी मदद करना चाहे भी तब भी वो इसे झूठा ही समझेगा। अब तो स्टीवन मर चुका था, बस उसके शरीर से जान निकलनी बाकी थी। तभी 76वें दिन एक चमत्कार सा हो जाता है। स्टीवन की लाइफ बोट ग्वाडेलुगो आइलैंड के पास से होकर गुजर रही होती है। तभी इनकी लाइफ बोट कुछ मछुआरों को दिखाई देती है। अब ये मछुआरे समझ जाते हैं कि इस लाइफ बोट में कोई जिंदा हो या मुर्दा, उसे सख्त मदद की जरूरत है। अब ये मछुआरे अपनी नाव को इस लाइफ बोट के पास लेकर जाते हैं और लाइफ बोट में जब देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। इस लाइफ बोट में उन्हें 40 किलोग्राम का एक अधमरा व्यक्ति दिखाई देता है। अब ये सभी मछुआरे उस अधमरे व्यक्ति को अपनी नाव में लेकर आते हैं और उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। 7 दिनों के सफल इलाज के बाद स्टीवन शारीरिक रूप से तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उनका मानसिक संतुलन इस स्थिति में रहता है कि वो अभी भी अपने संघर्ष की कहानी को किसी से भी साझा नहीं कर पाते। लेकिन स्टीवन को जब यह एहसास हुआ कि इस तरीके की प्रॉब्लम में कोई और व्यक्ति फंस जाए और वहां पर उसकी मदद करने वाला कोई और न हो, तो हो सकता है कि मेरी इस सच्ची स्टोरी से वहां पर उस व्यक्ति को मदद मिल जाए। यह सोचकर स्टीवन ने
अपनी इस सच्ची स्टोरी को साझा करने का निर्णय लिया। स्टीवन ने अपने पूरे संघर्ष की इस सच्ची दर्दनाक कहानी को एड्रिफ्ट 76 डेज लॉस्ट एट सी नाम की किताब में पूरा लिख डाला। जब यह किताब लोगों के पास पहुंचने लगी तो लोग पढ़कर यह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या कोई ऐसे भी जिंदा रह सकता है। और हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि 1986 में यह किताब बेस्ट सेलिंग बुक बन गई। इसके अलावा उनके इतने बड़े संघर्ष की सच्ची कहानी पर कई डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई। यही नहीं, 2012 में आई ऑस्कर विनिंग फिल्म लाइफ ऑफ पाई भी इनके इस जीवन के संघर्ष से मेल खा रही थी, जिसकी वजह से लाइफ ऑफ पाई के शूटिंग के वक्त स्टीवन से भी मदद ली गई। स्टीवन की इस घटना के बाद बहुत सारी ऐसी लाइफ बोट तैयार की जाने लगी जो बहुत दिनों तक आदमी के जीवन को सुरक्षित रख सके, जल्दी क्षतिग्रस्त न हो और उसमें बरसात के पानी को भी इकट्ठा किया जा सके। दोस्तों, यदि स्टीवन के जीवन की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए, इसके नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन में व्यस्त रहें, मस्त रहें। भगवान आपको हर प्रॉब्लम से दूर रखें ताकि आपका जीवन खुशमय हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव।